भाइयों एवं बहनों, जोहार तेलंगाना, अंदर की नमस्कारम। मेरे बहनों भाइयों, सबसे पहले मैं आप सभी को और समस्त देशवासियों को हैदराबाद लिबरेशन डे की हार्दिक बधाई देता हूं। आज का यह दिन भारतीय इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय है। साथियों, आज के अवसर पर मैं भारत के पहले होम मिनिस्टर और देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति को भी शीश झुकाकर नमन करता हूं, जिन्होंने भारत को एकता के सूत्र में बांधा एवं देश की अखंडता को सुनिश्चित किया है। साथ ही मेरे साथियों, विशेष रूप से सीएपीएफ सेना के जवान और इस भव्य और शानदार समारोह में जो उपस्थित हैं हमारे सीएपीएफ के जवान और हमारे पूर्व सेना के अधिकारी और सीएपीएफ के अधिकारी, सबको मैं हार्दिक बधाई देता हूं। आपने इस आयोजन को सफल बनाने में जो योगदान दिया है, जो आपने मेहनत की है, मैं तहे दिल उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। मेरे साथियों, आज ही कि इस आयोजन में संस्कृत के रंगों से जुड़ने के लिए सारे कलाकारों को और उनकी पूरी टीम को तहे दिल में हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, और यह दिवस 17 सितंबर एक धूमधाम के साथ हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लिया है, उन नरेंद्र मोदी जी का भी मैं अभिनंदन करता हूं। और आप जानते हैं आज उनका जन्मदिन है, इसलिए मैं अपनी तरफ से, आप सभी की तरफ से उनको मैं हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आज का यह दिन भारतीय इतिहास में एक बड़े ही महत्वपूर्ण माइलस्टोन यानी मील के पत्थर के रूप में जाना जाता है। हम जिस हैदराबाद लिबरेशन डे की स्मृति को ताज़ा करने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, वह हमारे इतिहास का एक बहुत ही निर्णायक और गौरवपूर्ण अध्याय है। साथियों, इसकी आज शायद कल्पना करना भी यह मुश्किल होगा कि भारत तो अगस्त 1947 में आज़ाद हो गया था, मगर भारत के नॉर्थ और साउथ को जोड़ने वाला एक बड़ा इलाका हैदराबाद यह भारत का हिस्सा नहीं था। यानी आज़ाद होने के बावजूद भारत एक न होकर कई टुकड़ों में बटा हुआ था। यह एक ऐसी स्थिति थी जिसमें भारत की एकता और अखंडता दोनों हमेशा खतरे में रहने वाली थी। ऐसे में भारत के आयरन मैन माने जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो किया, वह आज हमारे इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। साथियों, 1947 में भारत ने जब आज़ादी हासिल की, तब हमारे सामने अनगणित चुनौतियां खड़ी थीं। विभाजन की त्रासदी थी, सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, रिफ्यूजी क्राइसिस थी, संसाधनों की कमी थी और अंग्रेजी हुकूमत से मिली जर्जर प्रशासनिक व्यवस्था थी। इन सब के बीच सबसे बड़ी चुनौती थी 565 रियासतों का भारत में विलय। यह कार्य असंभव सा था। जब भारत ने आज़ादी हासिल की थी तो देश बिखरा हुआ था, सैकड़ों रियासतें थीं, सैकड़ों राज्य महाराज नवाब थे, उन सभी की बहुत अलग अलग मांगें भी थीं। कई तो अपना खुद का देश भी चाहते थे। भारत की एकता पर सवालिया निशान लगे हुए थे। ऐसे समय में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सूझबूझ, साहस, दूरदृष्टि, अद्वितीय नेतृत्व और संकल्प के साथ असंभव काम को संभव करके दिखाया था। साथियों, रियासतों का भारत में उन्होंने विलय कराया, भारत को उन्होंने एकता प्रदान की। एक सूत्र में पिरोकर अखंड भारत की नींव यदि रखी थी तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रखी थी। स्वतंत्रता के लगभग 12 वर्ष बाद
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा था, भारत के पूर्व राष्ट्रपति ने, कि यदि आज भारत एक है तो यह बहुत हद तक सरदार पटेल की स्टेटमैनशिप और प्रशासनिक क्षमता के कारण ही यह संभव हो पाया है। गांधी जी का मानना था कि रियासतों की समस्या इतनी कठिन थी कि इसे केवल सरदार पटेल ही सुलझा सकते थे। महात्मा गांधी ने लिखा था, द प्रॉब्लम ऑफ द स्टेट इज सो डिफिकल्ट दैट यू अलोन कैन सॉल्व इट। सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति महात्मा गांधी का इतना बड़ा विश्वास था। गांधी जी का आकलन अंततोगत्वा सही साबित हुआ। सरदार पटेल ने राजनैतिक परिपक्वता और कुशल रणनीति के बल पर रियासतों को शांति से भारत में मिला लिया। भारत और भारत के लोग सदैव सरदार पटेल जी के ऋणी रहेंगे। मेरे बहनों भाइयों, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। साथियों, पर हैदराबाद के मामले में आप जानते हैं, बातचीत पूरी तरह से विफल हो गई थी। निजाम ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट तक का सम्मान नहीं किया। तब सरदार पटेल ने निजाम को दिखा दिया कि शास्त्र नीति के साथ भारत शस्त्र नीति को भी जानता है। सरदार पटेल के नेतृत्व में भारत ने ऑपरेशन पोलो प्रारंभ किया। आज उस ऑपरेशन के विजय की वर्षगांठ हम सभी मना रहे हैं। 17 सितंबर वह तारीख है जब सरदार पटेल ने भारत विरोधी निजाम को भारत में विलय के लिए विवश कर दिया था। लेकिन 17 सितंबर केवल एक तारीख या दिन मात्र नहीं है, बल्कि यह दिन यह भी संदेश देता है, इस बात का भी संदेश देता है कि भारत की एकता, भारत की अखंडता के हर दुश्मन को सिर्फ कुछ यदि मिलेगी तो केवल और केवल पराजय मिलेगी। मैं हैदराबाद मुक्ति दिवस के अवसर पर ऑपरेशन पोलो में भाग लेने वाले सभी नायकों के साहस को याद करता हूं और साथ ही उनको मैं शत शत नमन करता हूं। साथियों, मैं मानता हूं कि ऑपरेशन पोलो केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, यह सरदार पटेल का एक निर्णायक या प्रहार था जिसने रजाकारों के षड्यंत्र को चकनाचूर कर दिया और हैदराबाद को मां भारती की गोद में लाकर बैठा दिया था। बेहद अफसोस की बात है कि आज़ादी के बाद 7 दशकों तक इस ऐतिहासिक घटना को याद करने और उसे उचित सम्मान देने का काम जो सरकारों के द्वारा किया जाना चाहिए था वह नहीं किया गया। मैं पूछता हूं कि किसी ने युवा पीढ़ी को उस दिन के महत्व से जोड़ने का प्रयास क्यों नहीं किया? क्योंकि पिछली सरकारें अपनी तुष्टीकरण की नीतियों में फंसी रहीं और डर के कारण इस दिन को मनाने से भी लगातार वह बचती रही हैं। भाइयों और बहनों, क्या यह सच नहीं है कि रजाकारों ने एक समुदाय हिंदुओं पर सबसे भीषण अत्याचार किए? हिंदू और मुसलमान, चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला कोई भी क्यों न हो, भारत ने कभी भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं दिखा। हमारे देश के ऋषि और मनीषियों ने सारे विश्व को यही संदेश दिया है कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो छोटे में है वही बड़े में है, जो सूक्ष्म में है वही विवर्त में है, जो मेरे में है वही तेरों में है, तेरे में है। साथियों, कर्नाटक के बीदर जिले के एक गांव जिसका नाम गोरटाबी है, रजाकारों के आतंक का मैं मानता हूं कि वह एक जीवंत उदाहरण है। यह गांव रजाकारों की बर्बरता का शिकार बना। वहां 200 से अधिक हिंदुओं को कतार में खड़ा करके पूरी निर्ममता से मौत के घाट उतार दिया गया। गांव की बहनों और माताओं की अस्मिता को तार तार किया गया। लूटपाट और हिंसा का तांडव हुआ। उस समय रजाकारों की एक कहावत भी प्रचलित थी कि बामन को लूटो, बनियों को काटो, आपस में सब बांटो। पूरे समाज की एकता को वह तार तार कर देने पर आमादा थे। रजाकार किसी भी सभ्य जीवन के मूल्यों के खिलाफ लगातार वह खड़े थे।
मैं कहना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, रजाकारों का आतंक लगभग पहलगाम के आतंक के समान ही था, जहां लोगों से धर्म पूछकर उन्हें मारा गया। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला भी रजाकारों की तरह भारत के सामाजिक सौहार्द पर एक करारा प्रहार था मेरे बहनों भाइयों। लेकिन जैसे 1948 में रजाकारों की साजिश पटेल की लौह इच्छा शक्ति के आगे ढह गई थी, वैसे ही आज भी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और उसके एजेंट भी असफल हुए हैं। भारत ने इस हमले का करारा जवाब दिया है। हमने यह साबित कर दिया है ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से कि भारत की संस्कृति हजारों वर्षों से विभिन्नताओं को जोड़ती आई है और यही हमारे भारत की सबसे बड़ी ताकत है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों कि जब हम रजाकारों की बात करते हैं तो हमारा आशय किसी समुदाय के लोगों से नहीं है, क्योंकि 21 अगस्त 1948 को यह उर्दू दैनिक इमरोज के संपादक पत्रकार शुएबुल्लाह खान ने निजाम से भारत में विलय की मांग का समर्थन किया तो रजाकारों ने उनके भी हाथ काट डाले थे मुस्लिम होने के बावजूद, और उन पर गोलियां भी दागी थी। अगले ही दिन उनकी मौत हो गई। यह घटना इस बात का प्रमाण है मेरे साथियों कि रजाकार केवल हिंदुओं के ही नहीं बल्कि भारत समर्थक हर आवाज के वह दुश्मन थे। इसलिए जब हम रजाकारों की बात करते हैं तो हमारा मतलब उस सोच से है जो भारत की आत्मा के खिलाफ है, जो सर्वधर्म समभाव के विचार को नहीं मानती है। मेरे बहनों भाइयों, हैदराबाद के मामले में जब रजाकारों का सरगना कासिम रिजवी दिल्ली में सरदार पटेल से मिला तो उसने कहा, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे और मर जाएंगे पर भारत से किसी भी सूरत में नहीं जुड़ेंगे। तो सरदार पटेल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं आपको आत्महत्या करने से कैसे रोक सकता हूं। संदेश साफ था साथियों, भारत किसी भी कीमत पर हैदराबाद को अलग नहीं होने देगा। और जब कासिम रिजवी ने यह तक कह दिया था कि अगर भारत हैदराबाद में आया तो 1.5 करोड़ हिंदुओं की केवल हड्डियां और राख मिलेगी, तब सरदार पटेल ने दो टूक कहा, यदि यही निजाम और उसके सलाहकारों की मानसिकता है तो समझ लीजिए कि उनका भविष्य और उनकी रियासत दोनों विनाश के कगार पर है। यह दृढ़ इच्छा शक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। साथियों, निजाम सिर्फ भारत के खिलाफ नहीं था, वह लोकतंत्र की भावना के भी खिलाफ था। सोचिए, 85% हिंदू बहुल राज्य हैदराबाद पाकिस्तान में विलय के बारे में कैसे सोच सकता था। पर निजाम को अपनी जनता की कोई परवाह नहीं थी। इतना ही नहीं, भारत के खिलाफ खड़े होने के लिए निजाम ने पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए की मदद भी भेजी थी। लेकिन हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने घमंडी निजाम, उसके कुटिल सलाहकारों और उसकी खूनी रजाकार सेना को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया था। हार के बाद निजाम को भारत में विलय करना पड़ा, रजाकारों से उन्हें नाता तोड़ना पड़ा, संयुक्त राष्ट्र संघ में की गई शिकायत उन्हें वापस लेनी पड़ी और लोकतांत्रिक व्यवस्था अंततः उन्हें स्वीकार करनी पड़ी थी। काश उसने यह सब कुछ कुछ महीने पहले कर लिया होता तो उसे हैदराबाद के हिंदुओं की सद्भावना और भारत के मुसलमानों की कृतज्ञता दोनों निश्चित रूप से प्राप्त होती। साथियों, निजाम खुद को हिज एग्जॉल्टेड हाइनेस कहलवाना पसंद करता था। जब ऑपरेशन पोलो के बाद पटेल पहली बार हैदराबाद पहुंचे तो मुस्कुराकर अपने सहयोगी से उन्होंने कहा था, सो हिज एग्जॉस्टेड हाइनेस इज हियर, सो हिज एग्जॉस्टेड हाइनेस इज हियर, यानी जो अपने को महान मानता था, सरदार पटेल की निर्णायक कार्रवाई के बाद थक कर, टूट कर और हार मानकर खड़ा था सामने। उस दौर की एक तस्वीर आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। हैदराबाद एयरपोर्ट पर हाथ जोड़कर सरदार वल्लभ भाई
पटेल का स्वागत करता हुआ निजाम और निजाम फोल्डेड हैंड के साथ पटेल का स्वागत करने आया तो सरदार ने भारतीय परंपरा के अनुरूप उसे नमस्ते कहकर उसका जवाब दिया था। साथियों, यही था पटेल का व्यक्तित्व, लोहे जैसी दृढ़ता और जीत के बाद भी उदारता। यह उनके व्यक्तित्व की एक बहुत बड़ी विशेषता थी। भाइयों और बहनों, सरदार पटेल की दूरदृष्टि और उनकी कार्यशैली का प्रभाव इतना गहरा था कि निजाम के संवैधानिक सलाहकार सर वाल्टर मानंगटन तथा उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके थे। साथियों, दुनिया ने देखा कि सरदार पटेल ने आखिरी पल तक शांति का रास्ता खोजने की भरपूर कोशिश की थी। कार्रवाई करने पर मजबूर भी हुए थे तो इस तरह के सांप्रदायिक दंगे न हों और अमन चैन कायम रहे, यही था उनके नेतृत्व का जादू, जिसमें शांति की चाह थी और भारत की एकता का दृढ़ संकल्प भी था। इसलिए सरदार पटेल लौह पुरुष ही नहीं बल्कि शांति और अखंडता के सबसे सशक्त प्रतीक भी रहे हैं। मेरे साथियों, आज भी देश में रजाकारों को के हमदर्द मौजूद हैं और मैं साफ कहना चाहता हूं, यही हमारी सबसे बड़े दुश्मन हैं। पर हम दृढ़ संकल्पित हैं कि इस सोच, इस विचारधारा और इस मानसिकता को भारत से पूरी तरह से समाप्त करके ही हम दम लेंगे। भारत की अखंडता और एकता से बड़ा कोई दूसरा मूल्य नहीं है। जो लोग धर्म, क्षेत्र, जाति और भाषा के नाम पर भारत को बांटना चाहते हैं, उन्हें मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब ऑपरेशन पोलो हुआ था तब हमारे वीर सैनिकों ने बिना किसी जाति, धर्म या मजहब की परवाह किए भारत की अखंडता की उन्होंने रक्षा की थी। हवलदार बचित्तर सिंह पंजाब के वीर सपूत थे, जिन्होंने भारत की एकता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। वह पहले भारतीय थे जिन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। उनका बलिदान, मेरे साथियों, हमें याद दिलाता है कि भारत की एकता किसी एक क्षेत्र, किसी एक धर्म या किसी एक व्यक्ति की देन नहीं, बल्कि हर भारतीय के रक्त, पसीने की आहूत से वह सिंचित है। मेरे साथियों, निजाम दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक था। उसे भ्रम हो गया था कि अपने धन के बल पर वो भारत को झुका देगा, लेकिन इतिहास गवाह है, धन और घमंड की ताकत कभी भी राष्ट्र की एकता और संकल्प से बड़ी नहीं होती है। अंततः उसका हश्र सबके सामने है। साथियों, आज भी दुनिया के सबसे धनी और सबसे शक्तिशाली लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि भारत ने कभी किसी शक्ति के सामने सिर नहीं झुकाया है और न भविष्य में कभी सिर झुकाएगा। मेरे बहनों भाइयों, आज 17 सितंबर के दिन निजाम ने भारत के साथ विलय करना मंजूर किया था और ऐसा हुआ था सरदार पटेल जी के दृढ़ निश्चय और साहस के कारण ही। यह सिर्फ एक सुखद संयोग मात्र नहीं है, यह हमारे युग के एक और दृढ़ निश्चयी नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी आज 17 सितंबर को ही होता है। मैं श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री को अपनी तरफ से भी, आप समस्त साथियों की तरफ से भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, सरदार पटेल ने जिस अखंड भारत का निर्माण किया था, उसे आगे बढ़ाने का कार्य आज हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, नींव थी डाली कभी, जिस काम की सरदार ने, काम वह पूरा किया है मोदी की सरकार ने। भाइयों और बहनों, जैसे सरदार पटेल जी ने नव स्वतंत्र भारत को राजनीतिक और भौगोलिक एकता के सूत्र में पिरोया था, वैसे ही 2014 से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी निरंतर भारत को सांस्कृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और आर्थिक स्तर पर मजबूत करने का काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाकर
सरदार पटेल का अधूरा सपना मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं साकार यदि किसी ने किया है तो मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया है। अलगाव की एक ऐतिहासिक दीवार टूट गई है। पूर्वोत्तर जो कभी दूर समझा जाता था, अब विकास और अवसर की धारा में भारत की धड़कनों के साथ वह कदम ताल कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आर्थिक प्रगति के माध्यम से राष्ट्र को एक नई एकता दी है। 2014 से आर्थिक एकीकरण का जो कार्य प्रारंभ हुआ है मेरे बहनों भाइयों, उससे हमारे देशवासियों का जीवन सुगम हुआ है। और आप सभी जानते हैं कि 2014 में जब मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, उस समय हमारा भारत इकॉनमी की साइज, धन दौलत के मामले में, उसके आकार के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। आज वह जंप लेकर दुनिया के देशों में चौथे स्थान पर आकर खड़ा हो गया है। दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री यह दावा कर रहे हैं कि भारत जिस तेजी के साथ अपने कदम आगे बढ़ा रहा है, अब इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है कि आगामी 1-2 वर्षों में इकॉनमी की साइज, धन दौलत के आकार के मामले में हमारा भारत दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। देवियों और सज्जनों, हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़ी जगहों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया है, जिससे भारत के लोग उनके जीवन से समानता का मूल्य सीखें और राष्ट्रीय एकता और भी मजबूत हो सके। बाबा साहब ने कहा था, सो लॉन्ग एज वी हैव दीज डिफरेंसेज ऑफ हिंदू, मुस्लिम एंड अदर्स और सिंधी, मद्रासी एटसेट्रा, वी कैन नेवर डेवलप अवर नेशनलिटी। यानी जब तक हमारे बीच भेदभाव रहेंगे, हम कभी भी अपनी राष्ट्रीयता का विकास नहीं कर सकते हैं। बाबा साहब ने ही पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह सलाह दी थी कि ऑपरेशन पोलो को पुलिस कार्रवाई कहा जाए, न कि सेना का हस्तक्षेप, क्योंकि हैदराबाद का विलय भारत का यह एक आंतरिक मामला था। भाइयों और बहनों, ऑपरेशन पोलो की सफलता और हैदराबाद का भारत में विलय, यह वह गौरवशाली अध्याय है जिसने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत अपनी एकता की रक्षा करने में हमेशा से सक्षम भी है, सामर्थ्यवान भी है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में यह सामर्थ्य हमारा और बढ़ा है। इसलिए अब कोई भी ताकत भारत की संप्रभुता को, भारत की एकता और अखंडता को चुनौती नहीं दे सकती है अथवा चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर सकती है। आपने हाल में ही मई के महीने में ऑपरेशन सिंदूर देखा है। मेरे बहनों भाइयों, मेरे सेना सीएफएफ के सारे जवानों ने मिलकर जो कार्रवाई की है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। उन्होंने पहलगाम में आकर धर्म पूछकर हमारे लोगों को मारा, उनके आतंकवादियों ने, लेकिन हमारे सेना के जवानों ने उन्हें मारा है तो धर्म पूछकर नहीं मारा है, उनका कर्म देखकर मारा है। बहनों भाइयों, यह भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा एक मौलिक अंतर है। मेरे बहनों भाइयों, कुछ लोग ऐसे हैं जो यह कहते हैं कि यह जो सीज फायर हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में, किसी के हस्तक्षेप के कारण हुआ है। मैं साफ कर देना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, यह किसी के हस्तक्षेप के कारण हमारी यह आतंकवादियों पर जो कार्रवाई हुई थी वह स्थगित नहीं की गई थी। ऑपरेशन सिंदूर तो अभी स्थगित है। आगे यदि कोई आतंकवादी वारदात होती है तो फिर से हमारा ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ होगा। मैं यह विश्वास के साथ मैं सारी देश की जनता को बतलाना चाहता हूं। जहां तक भारत और पाकिस्तान के बीच के चल रहे इस ऑपरेशन को रोकने के संबंध में कुछ लोग दावा करते हैं कि हमने इसको रोका है। बहनों भाइयों, यह किसी ने रोका नहीं है। और मैं साफ कर देना चाहता हूं, मोहम्मद इसाक डायर, जो कि पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी साफ कहा है कि इंडिया रिजेक्टेड थर्ड पार्टी रोल टू एंड कॉन्फ्लिक्ट। यह बाइलेटरल इशू है, यह थर्ड पार्टी हमारे मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यह हमारे प्रधानमंत्री ने 2 टूक शब्दों में इसे साफ कर दिया था। जो नुकसान
ऑपरेशन सिंदूर के कारण उनके आतंकवादियों को पहुंचा है। आज ही आतंकी संगठन के जैसे मोहम्मद के कमांडर ने स्वीकार किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर हुए हमले में खूंखार आतंकवादी जो मसूद अजहर के परिवार के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, यह था हमारे भारत के सेना के जवानों का शौर्य और पराक्रम। और बहनों भाइयों, कल ही उसकी एक वीडियो भी जारी की गई है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह भारत का सामर्थ्य और भी आगे बढ़ा है। इसलिए कोई भी ताकत भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर सकती है। पिछले 11 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया को बार बार यह दिखा दिया है कि हमारा धैर्य हमारी ताकत है। हमारे धैर्य को इसे कमजोरी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। जैसे बातचीत से समाधान न निकलने के बाद सरदार पटेल ने हार्ड पावर का रास्ता चुना, वैसे ही हमने भी किया है। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक हो, 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक हो या 2025 का ऑपरेशन सिंदूर, मेरे साथियों, भारत ने यह साबित कर दिया है कि जो लोग बातचीत, शांति और सद्भावना की भाषा नहीं समझते हैं, उन्हें हम उसी भाषा में जवाब देना जानते हैं जिसे वह समझते हैं। आज का भारत केवल बातचीत के टेबल पर नहीं, बल्कि दुश्मन की आंखों में आंख डालकर जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम है। यही है नया भारत। धैर्यवान भी है भारत, नया भारत, बलवान भी है नया भारत, और सामर्थ्यवान भी है हमारा यह नया भारत। साथियों, सरदार पटेल हमेशा कहते थे, रियासतों का मुद्दा भारत का यह आंतरिक मूल्य मामला है। इसमें किसी भी बाहरी तत्व की दखलंदाजी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उस समय भारत को नई आज़ादी हासिल हुई थी। देश बंटवारे के दर्द से उस समय जूझ रहा था, संसाधन कम थे। तब भी भारत ने किसी विदेशी ताकत को अपने मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने दिया था। साथियों, तो आज का भारत तो बिल्कुल बदल चुका है। आज भारत दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी अवस्था बनने के रास्ते पर है। तो फिर कोई भी देश यह कैसे सोच सकता है कि भारत के साथ वह टर्म्स डिक्टेटर बन सकता है। ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे बड़ा सबूत है। हमारी सशक्त सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर से दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, और इसे तब स्थगित किया गया जब पाकिस्तान ने सीज फायर की बार बार मांग की। तब जाकर ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया गया। और मैं स्पष्ट कर दूं, अभी यह ऑपरेशन स्थगित है, अभी समाप्त नहीं हुआ है। यह पॉज है, द एंड नहीं है। देवियों और सज्जनों, याद रखिए, आज का भारत किसी से डिक्टेशन नहीं लेता है। भारत अपनी स्क्रिप्ट वह खुद लिखता है, और आज भारत है एक ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर की स्क्रिप्ट लिखने के लिए तैयार है जिसमें पूरी दुनिया हर्ष और स्वेच्छा से फॉलो करेगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, अंत में मैं रजाकारों और निजाम की बर्बरता से पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं, और ऑपरेशन पोलो में शहीद हुए भारत के जवानों को, जो भी शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और हैदराबाद मुक्ति दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको पुनः धन्यवाद देते हुए, और अपने सीएपीएफ के जवानों को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज जिस तरीके का उनका प्रदर्शन रहा है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। फिर से मैं सारे अपने सीएपीएफ के जवानों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए, अपनी हार्दिक बधाई देते हुए निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार ऊंचे स्वर से मेरे बहनों भाइयों बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।